नमस्कार, आदाब। मैं हूँ इरफ़ान और हमारे साथ हैं हैदर रिज़वी जो कि एक जाने-माने राइटर और डायरेक्टर हैं और उनकी बिल्कुल ताज़ा-ताज़ा किताब एस्ट्रे अभी-अभी आई है जो कि मैंड्रिक पब्लिकेशंस भोपाल ने जारी की है। बहुत-बहुत स्वागत है हैदर भाई। नमस्कार इरफान भाई। ये जो किताब है एस्ट्रे जो कि कल ही रिलीज़ हुई और ये मेरा सौभाग्य है कि इस किताब के बारे में आपसे बात करने का हमें मौका मिला है, आपने हमें वक़्त दिया है। हमको बताइए कि आमतौर पर पहली किताब जो होती है वो कुछ ऑटोबायोग्राफ़िकल होती है। क्या ये आपकी पहली किताब है हैदर भाई? पहली चीज़ तो आपसे ज़्यादा बड़ा सौभाग्य मेरा है जो आप मुझसे बात कर रहे हैं। नहीं, ये ऑटोबायोग्राफिकल नहीं है। ये कहानियाँ हैं, कुछ समाज की कहानियाँ हैं। असल में ऑटोबायोग्राफी में राइटर की ज़िंदगी में क्या घटा वो लिखता है। यहाँ राइटर के सामने क्या-क्या घटा, उसको कहानी में बाँधने की बार-बार कोशिश की गई है। चाहे उत्तर प्रदेश के वो पुराने शहर हों, चाहे मैंने 17 साल दिल्ली में बिताए वो हों, चाहे मेरी बॉम्बे की यहाँ की ज़िंदगी हो, तो जो समाज में मैंने घटते देखा, उसको कहानी का आकार दिया है। अच्छा, तो जैसा कि मैंने आपसे पूछा कि ये किताब आपकी पहली है तो मेरा ख़्याल है पहली किताब है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, तो ये पहली किताब इरादतन लिखी गई या कुछ ऐसे संयोग बने जिससे ये किताब बन गई? क्योंकि कई बार होता है कि लिखने वालों का ये ख्वाब ही होता है कि जो कुछ लिखा जा रहा है वो एक किताब की शक्ल में सामने आए और वो भी एक साहब-ए-किताब बन जाए। ये इरादतन नहीं, शरारतन लिखवाई गई किताब। शरारतन। जी, हाँ। बेसिकली मुझे सच बताऊँ कभी राइटर बनना ही नहीं था ज़िंदगी में, हुँ, और ना ही मेरे ख़ानदान में कोई चाहता था कि कोई अगला राइटर अब इस ख़ानदान से निकले। हाँ। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी कि आपको एक कहानी दिखी, आपका दिल मचला, और चूंकि आपको लिखना आता है तो आपने उसको लिख दिया। हुँ, और ये जितनी आप कहानियां इस किताब में देखेंगे, ये एक दो दिन में नहीं, ये 11 सालों में लिखी गई हैं, अलग अलग वक्त पे, अलग अलग दौर में, अलग अलग सिचुएशंस में। हुँ। अब शरारतन मैंने इसलिए कहा कि एक दिन दोस्तों के साथ बैठे, महफिल चल रही थी, कुछ जिक्र छिड़ा, उन्होंने कहा, अरे साहब आपकी वो वाली कहानी बड़ी अच्छी तरह सुनाइए। हाँ। अब वही दोस्तों दोस्तों में कुछ पब्लिशर निकल आया और कहे, नहीं साहब अब ये तो किताब ही बनेगी। वाह! क्या बात। और इस तरह से बुक बन गई। आपने कहा कि आपके ख़ानदान में ये तय पाया गया कि अब अगला राइटर ख़ानदान में कोई नहीं होना चाहिए, यानी कि पिछले राइटर्स कुछ हैं आपके ख़ानदान हुँ, में? काफ़ी है, जी। काफ़ी हैं, बहुत शायरी करने वाले, नौहा कहने वाले, मरसिया कहने वाले, तो मतलब हर जनरेशन में 3-4 हुआ ही करते थे। हुँ, और चूँकि हम लोग जिस कम्युनिटी से आते हैं, हमारे यहाँ आपको शायद मालूम हो, मुहर्रम होता है, तो उसमें मरसिया ख़्वानी, नौहा ख़्वानी, बेसिकली कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर। हुँ। तो उसमें सारी क्रिएटिविटी और आर्ट फॉर्म बचपन से ही इतनी आ जाती है कि आप रोक नहीं सकते हैं किसी को आर्टिस्ट बनने से आगे जाके। हाँ। तो अच्छा, तो ये जो आपका बचपन है या जो माहौल है या जो ख़ानदान है उसका ज़िक्र हो सकता है हम लोग इस बातचीत के बिल्कुल आखिरी हिस्से में करें। जी, अभी जी, जी। फ़िलहाल मुद्दा ये है कि एस्ट्रे जो कि ये किताब अभी कल ही जारी हुई है। हमारे सुनने वालों के लिए बताइए कि ये जो एस्ट्रे है इसका जैसे कहा जाता है कि किस विधा की, किस जॉनरा की किताब है ये? ताकि हमारे देखने वाले मैंड्रिक पब्लिकेशन भोपाल और फिर मेरा ख़्याल है कि अमेज़न पर ये मौजूद है? जी, 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 जी। ये थोड़ा मुश्किल सवाल है क्योंकि जैसा मैंने कहा कि शरारतन लिखी गई और अलग-अलग दौर में कहानियाँ लिखी गई, तो इसका जो जॉनरा डिसाइड करना है, मैंने पाठकों पे छोड़ दिया है जी। कि आप पढ़ो और इसका जॉनरा बताओ। लेकिन अगर एक बड़े-बड़े लेवल पे बात करें, हुँ, जो हम अपनी फ़िल्मों या वेब सीरीज़ के लिए करते हैं, हाँ, तो ज़्यादातर कहानियाँ आपको लगेगा कि जो भी हमारे हिंदुस्तान में अलग-अलग वक़्त पे या अभी भी सोशियो पॉलिटिकल घटनाएँ घटती हैं, उसका जो समाज पे असर पड़ता है, एक फीमेल साइकोलॉजी पे उसका क्या असर पड़ता है। हुँ, एक औरत उसे कितना बर्दाश्त कर लेती है, उसका उसके ऊपर कितना असर पड़ता है, या वो कितनी बेअसर रह जाती है इन बदलावों से। हुँ।
तो अगर मोटी-मोटी बात करें तो जॉनरा को शायद हम इस तरह कह सकें, लेकिन वही आखिरी बात कि ये पाठकों पे छोड़ूँगा। तो इस तरह अगर बहुत हमें अभी फ़ौरन स्पॉयलर्स ना देना हो किताब के बारे में, हुँ, हुँ। लेकिन फिर भी एक थोड़ी जिज्ञासा जगे कि एस्ट्रे जो कि राइटर डायरेक्टर हैदर रिज़वी की पहली किताब है, तो उसको वो पढ़कर या उन्हें क्यों खरीदना चाहिए ये हमको बताइए? मैं कहता हूँ कि इसलिए सिर्फ़ खरीदना चाहिए कि इसको पढ़िए और इसको ये सोच के पढ़िए कि इसमें मैं कुछ कमियाँ निकालूँगा, क्योंकि ये बार-बार आपको कचोटेगी। राइटर ने ऐसे क्यों बोल दिया? हाँ। इसने ये क्यों लिखा? हुँ, क्या हुँ। हम ऐसे हैं? हाँ। तो ये सवाल पहले खुद से करिएगा और नहीं होगा तो आप राइटर से आके करिएगा। तब आपको कंप्लीट जवाब मिलेंगे। हुँ। और जैसा कि इसका नाम एस्ट्रे है, तो मेरा ख़्याल है कि कोई एक कहानी का टाइटल ही होगा जो एस्ट्रे होगा, तो उसमें क्या हुआ होगा? कुछ एक छोटी-सी कहानी का सिरा पकड़ाइए। ये किसी कहानी का नहीं है। इस कहानी में किताब में थोड़ा एक नया डिज़ाइन है कि एक कोई टाइटल है और उसी टाइटल से एक नज़्म, कविता या ग़ज़ल है और फिर उसी थीम पे कहानी है। तो ये थोड़ा एक्सपेरिमेंटल था। तो उसी में से ये एक नज़्म है, जहाँ से एस्ट्रे वर्ड उठाया गया। तो अच्छा, तो जी, हाँ, जी। तो फिर ये भी यहाँ पर जानना दिलचस्प होगा कि इस किताब के लिखने में या जो इसकी स्टाइल या शैली जिसे कहते हैं, हुँ, हुँ। किताब तो आखिरकार हिंदी में है और हिंदी की अगर साहित्य की परंपरा देखें तो वो थोड़ी-सी पीछे से चली आ रही है। तो जी, जी। किन मशहूर लिखने वालों का असर होगा इस पर? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि राइटर अपने इर्द-गिर्द के जो अपने प्रेडिसेसर्स हैं, उनसे कुछ न कुछ तो इम्प्रेशंस लेता ही है। तो किस तरह की राइटिंग स्टाइल इसमें देखने को मिलेगी? मैंने किताब के डेडिकेशन में ही लिखा है कि समर्पित है उन महान लोगों को जो हिंदी उर्दू के लेखक थे और जिन्होंने मुझे पढ़ना सिखाया। तो जाहिर सी बात है, एक्सपीरियंस तो आपका अपना होता है, लेकिन हमेशा लहजा, भाषा और क्राफ्ट आप उन्हीं लोगों से सीखते हैं जिनको आप पढ़ते सुनते आए हैं। तो उसमें काफ़ी लोग रहे। रेणु जी से अगर हम स्टार्ट करें तो रेणु जी हैं, फिर आपके राही साहब हैं। मंटो से काफ़ी इंस्पायर रहा, पूरा मंटो पढ़ डाला। तो अब ये सब से आप बच नहीं सकते, आपके क्राफ्ट में इनकी झलक कहीं न कहीं दिख ही जाएगी। अच्छा, ये देखा जाता है कि सोशल मीडिया पर जो लोग एक्टिव हैं और आप तो काफ़ी एक्टिव हैं सोशल मीडिया पर और जी, जी। बहुत सारे जो अभी नवोदित लेखक हैं, वो अपनी किताबें छपने से पहले सोशल मीडिया पर कुछ एक झलक सी दिखाते रहते हैं। मैंने कभी आपका लिखा हुआ आपके फ़ेसबुक वॉल पे या कहीं और पढ़ा नहीं जिससे कि मेरे दिल में ये शौक़ पैदा हो कि हैदर भाई लिखते हैं और कैसा लिखते हैं और वो किताब की शक्ल में आएगा तो कैसा बनेगा? तो आपने कभी मेरा ख़्याल है कि फ़ेसबुक पर या अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर इन कहानियों को कहा नहीं? नहीं, नहीं, कभी नहीं कहा। और फ़ेसबुक वगैरह पे भी जो मैं लिखता था, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि आगे आने वाली दुनिया में फ़ेसबुक आपकी पहचान बनेगा। मुझे लगता था ये एक साइड का टाइम पास है, जैसे हम पान की दुकान पे खड़े हो जाते थे शाम को जाके। तो वो पॉपुलर कब हो गया और उसको लोग सीरियसली क्यों लेने लगे, मुझे नहीं समझ में आया। क्योंकि ये सीरियस वर्क्स हैं और इसको मैं सीरियस जगह पे ही डालना चाहता। अगर किताब ना छापता तो शायद अपने पास हमेशा रखा रहता। तो तब तक मुझे कभी ये अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये सीरियस वर्क भी हमें फ़ेसबुक पे डालना चाहिए। ठीक है, तो और जो कल शाम से ही इस किताब की हलचल अमेज़न पर मची हुई है, उसका अपना एक्सपीरियंस बताइए जिन इक्का-दुक्का लोगों ने इन किताबों को इस किताब को हासिल कर लिया है। उनके क्या आपको अभी प्राइमरी फीडबैक हाथ आ रहे हैं? सर अभी डिलीवरी तो लोगों तक नहीं पहुँची है, लेकिन हाँ, वो मुझे ज़्यादा पता नहीं है। पब्लिकेशन कुछ भेज रहा है कि रैंकिंग लगातार ऊपर उठ रही है। वाह! क्या बात है, बधाई हो, बहुत और जो बधाई हो। सुनने में लग रहा है ये कोई अच्छी बात है। हाँ, हाँ। तो अच्छा है, बाकी किताबें हाथ में आने दीजिए, देखते हैं लोग पढ़ते हैं, क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या फीडबैक्स देते हैं, क्या रिव्यूज़ देते हैं। तो ये तो अभी मेरे लिए भी इसके आगे एक पर्दा है।
हाँ, ये जो पर्दा है, इस पर्दे के पीछे भी एक बड़ी धड़कनें चलती रहती हैं, क्योंकि एक राइटर के लिए, बेशक आपके लिए हो सकता है कि ये कोई बहुत एम्बिशन की बात ना हो, क्योंकि मैं जैसा आपको जानता हूँ कि आप एक काम को करने के बाद उससे पीठ कर लेते हैं, तो फिर वो अपना काम करती रहती है। वो जो काम होता है, वो अपना असर दिखाता रहता है। लेकिन फिर भी एक राइटर के लिए ये एक क्यूरियोसिटी रहती है कि उसका काम अब पब्लिक डोमेन में आएगा तो कैसा होगा। तो आपके क्या कैफ़ियत है आपके ज़हन में इस वक़्त? असल में इरफ़ान भाई, अगर सच बताऊँ तो मुझे कल तक कोई चिंता नहीं थी। जिस जी। तरह आप सोशल मीडिया पे अपनी फ़ोटो डाल के भूल जाते हो, वैसे हाँ, ही था। हाँ। लेकिन कल जब ये किताब आ गई, तो अचानक ऐसे लगा कि जैसे कोई ज़िम्मेदारी आई हो। जी। क्योंकि मैंने वही कहा ना कि आप सोशल मीडिया पे जो लिखते हो, उतनी ज़िम्मेदारी से नहीं लिखते हो, लेकिन जब आपकी वो चीज़ छपती है, तो शायद ये हम लोग की अपब्रिंगिंग ऐसी है कि हमें लगता है कि नहीं, अब ज़िम्मेदारी बढ़ रही है तुम्हारी। हुँ, हुँ। तो राइट नाउ आई एम इन दैट फेज़ ओनली, बट आई डोंट नो ये कितना लंबा चलेगा या थोड़ी देर का है, क्योंकि इंटरव्यू फ़ौरन हो रहा है किताब आने के बाद। जी। तो आगे जाके देखते हैं। हाँ, हालाँकि है, थोड़ा-सा ज़िम्मेदारी का एहसास लग रहा है। हाँ, हाँ। अच्छा, चूँकि हम शुरू में भी कह चुके हैं कि किताब को लेकर कुछ ज़्यादा स्पॉयलर्स हमें नहीं देना चाहिए और हम देना नहीं चाहेंगे। लेकिन फिर भी आपके दिल में अगर इसके हाशिए की कुछ चीज़ें ऐसी इस किताब को बनाते हुए या इसमें जो, क्योंकि देखिए, कहने की जो बात होती है वो कैजुअल गपशप में और बैठकियों में कही जाने वाली बात का एक असर होता है। जैसे ही आप उसे लिखना शुरू करते हैं, तो वो एक फ्रोज़न हुँ, स्ट्रक्चर हुँ। में आ जाता है। जी, 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 तो जी, एक जी, जी। बतौर राइटर आपको इसको लिखते हुए किस कशमकश से गुज़रना पड़ा? ऐसी कशमकश नहीं रही। बेसिकली कहा ना कि ये पता था कि मुझे इसको किताब की शक्ल नहीं देनी है, तो हमेशा फ्लो में लिखा गया। हुँ, और अच्छी बात ये रही कि मुझसे पब्लिशर ने कहा कि हैदर भाई 2-4 कहानियाँ बढ़ा दीजिए, तो किताब और मोटी हो जाएगी। हुँ, होंगे उनके कुछ अपने इक्वेशंस। मैंने दोबारा कहानियाँ पढ़ी, मैंने कहा यार ये अब नहीं लिख पाऊँगा। हुँ, ये कुछ मैंने जब देखा था और मेरे दिल का किसी कोने में लगा कि बस लिखना है यार तुम्हें, मैं काहिल आदमी हूँ, जल्दी लिखता नहीं हूँ। हुँ, तो वो चीज़ डेलिबरेटली नहीं लिख पाऊँगा मैं। हुँ, तो दिक्कत इसकी यही है कि रिपीट नहीं कर सकता। हुँ, पहली बार जब लिखा है तो वो लिख गई है, जी। तो उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। हुँ, हुँ। अच्छा, फिर ये भी होता है कि किसी चीज़ को लिखे जाने का जो एक पूरा टाइम है, हो सकता है कि 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर। इस बीच में बहुत सारी रुकावटें भी आती हैं। एक बार एक दिल कहता है कि ये क्या हो रहा है? क्यों लिखना है? चलो ठीक है कि शरारतन एक इरादा हुआ, लेकिन फिर बीच में जिसे कहते हैं कि एनर्जी और कंसर्न थोड़ा ढीला पड़ने लग जाता है। और तब उसमें कौन लोग हैं जो हिम्मत बँधाते रहे? यानी कि इस पूरे एंडेवर को शेप लेने में, यहाँ पर अगर आप कहना चाहें कि किन लोगों का हाथ होगा? भाई अब हमारे कुछ दोस्त रहे, ख़ास करके वो दोस्त जो उस दिन महफ़िल में शुमार थे। फ़िल्म डायरेक्टर हैं, 2 कादरी ब्रदर्स जुड़वा भाई हैं। वो थे अबरार मुल्तानी साहब जो बैंड्रिक पब्लिकेशन से हैं। सिब्तैन शाहिदी साहब जो हमारे बहुत पुराने पारिवारिक संबंध में हैं, जो खुद एक राइटर हैं। हुँ, हर्ष पांडे जो हमारे बहुत 17-18 साल पुराने दोस्त रहे हैं। तो इन लोगों का इसरार रहा कि मतलब अब ये हो ही जाना चाहिए, और उन लोगों ने मुझे ऐसे घेरा कि अब मैं पीछे ना हट सकूँ। जी। तो इन दोस्तों का शुक्रिया किया जाना चाहिए कि शायद मैं जैसे 10-11 साल तक लिख के रखता रहा, मैं आगे भी ना पब्लिश कराता। तो इस किताब का जो समय जिसे कहते हैं, वो कौन-सा समय होगा? अगर दशकों में गिनें तो मतलब इस सदी का की ये जो शुरू की 2 दहाइयाँ हैं, वो इसका समय है, या जब आप किशोर हो रहे थे, वो समय है? लिखने का जो समय आप बता रहे हैं, पूछ रहे हैं। किताब में वर्णित विषयों का जो किताब में समय। जो वर्णित विषय हैं, वो आपके 80s से ट्रैवल करेंगे हुँ। और अभी तक आएँगे। और किन-किन ज्योग्राफ़िकल लोकेल का इसमें हमें दर्शन होगा? अ, ज़्यादातर आपके हिंदी भाषी पुराने शहर दिखेंगे।
दिल्ली दिखेगा, बॉम्बे दिखेगा। हुँ, क्योंकि मेरा मानना है, मैं फ़िल्मों में भी यही करता हूँ कि मैं वही दुनिया लिखता हूँ जो मैं देख के आया हूँ। हुँ, मैं शायद क्योंकि मैं मलयालम कहानी लिख लूँ, ज़बान समझ लूँ, लेकिन उनका कल्चर कहाँ से सीखूँगा? हुँ, वो मैं 25-30 साल, 50 साल जो मैंने हिंदी को दिए हैं, वो उन प्रदेशों में जब तक नहीं दूँगा, मैं कैसे लिख पाऊँगा उतना अच्छा? बिल्कुल। तो ये हिंदी भाषी पूरा जो ज्योग्राफ़ी है, इसको कवर किया है इस किताब में। तो ठीक है, हमें लगता है कि हम लोग इस किताब को लेकर अपने सुनने वालों और पढ़ने वालों के दिल में एक छोटी-सी कोई तस्वीर बना पाए हैं। आगे बढ़ते हुए हम आपसे ये ज़रूर जानेंगे कि ये जो इस किताब का राइटर हैदर रिज़वी है, हुँ, हुँ। अ, इसकी ज़िंदगी क्या है? अ, मतलब ये कि कहाँ आप पैदा हुए, कैसे आप ये जो कम्युनिकेशन की दुनिया में फिर आए और फिर आखिरकार अब आप पूरी तरह से मुंबई में बसे हुए हैं और फ़िल्मों के लिए और दीगर चीज़ों के लिए लिख रहे हैं, तो एक इस जर्नी पर एक थोड़ी-सी नज़रसानी करेंगे। जर्नी भी किताब की तरह ही बड़ी ज़िगज़ैग वाली है। ओबरा एक शहर है बनारस के पास, वहाँ पापा जी। पावर प्रोडक्शन हाउस में जॉब करते थे। वहीं जन्म हुआ, वहीं पढ़ाई हुई, 18 साल की उम्र में वहाँ से दिल्ली चले आए। इंजीनियरिंग की, आईटी सेक्टर में चले गए, दिल्ली, गुड़गाँव, नोएडा में जॉब करते रहे। 17 साल दिल्ली को दिया, 18 साल ओबरा को दिया और एक टाइम पे आईटी से मन भर गया, अपनी आईटी मैगज़ीन निकालने लगे, फिर कुछ दिन में उससे मन भर गया। फिर 92.7 बिग एफएम का नेशनल क्रिएटिव कंसल्टेंट रहा मैं 2 ढाई साल। और उसके बाद बॉम्बे में एक अक्षय कुमार का शो हो रहा था टीवी पे, लाफ्टर चैलेंज। जी। तो उन्हें पता नहीं क्यों लगा कि ह्यूमर इनका बहुत अच्छा है और उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे दिल्ली से बॉम्बे बुलाया और उन्होंने ही मुझे यहाँ सेटल कराया। हुँ, हुँ। जब आया तो मुझे शहर अच्छा लगा और अपने मतलब का लगा कि दिल्ली में हमें आर्टिस्ट ढूंढने पड़ते थे या मंडी हाउस तक जाना पड़ता था, बॉम्बे में मतलब ये अंधेरी बांद्रा की हर गली में हर दुकान पे आपको टकरा जाते थे। जी। तो मुझे लगा कि चलो यहाँ रुकते हैं और कुछ काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब यहाँ रुके तो फिल्मों के लिए ही काम करना था। तो इत्तेफाक अच्छा रहा कि जैसा लोगों का बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है उसका सामना नहीं करना पड़ा। समय पे काम मिल गया, बड़े प्रोड्यूसर्स मिल गए, बड़े डायरेक्टर्स मिल गए और चीज़ें चल रही हैं, इंशाल्लाह जल्दी आएँगी भी वो भी। तो यही है ज़िंदगी, छोटी है, थोड़ा घुमाव ज़्यादा हो गए इसमें। हाँ, मतलब मुझे थोड़ी-सी दिलचस्पी हो रही है इसमें कि आईटी में रहते हुए ये लिखने का शौक आपको, ये तो ठीक है कि परिवार में भी ये एक ट्रेडिशन तो था, लेकिन प्राइमरीली तो आपने करियर चुना या फिर किसी मजबूरी में वहाँ आप आईटी की दुनिया में गए, लेकिन आईटी की दुनिया में रहते हुए आप अपनी इस राइटिंग को कैसे परस्यू कर रहे थे या क्या कुछ कमी नहीं, नहीं, महसूस ये हुई? सर सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे डीएनए का रोल है। मैंने खुद ज़रा-सी भी मेहनत नहीं की। मेरे घर का माहौल ये था कि मैं 9th-10th में शरत चंद्र की चरित्रहीन कहीं से ले आया हुँ। और मेरे पापा ने मुझे डाँट के दोबारा मई-जून की धूप में साइकिल से भेजा, वापस करके आओ। तो ऐसा भी नहीं है कि अरे नहीं साहब मैं तो बहुत पढ़ता रहा और मैं छुप-छुप के पढ़ता था, ऐसा कुछ नहीं रहा। हुँ, हुँ, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं पूरा क्रेडिट देता हूँ ऊपर वाले को या अपने डीएनए को, हुँ, कि बॉम्बे आने के बाद भी अगर मेरी कहानियाँ फ़िल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को पसंद आ रही हैं या ये किताब उतने लोगों को तो पसंद ही आई थी जिन्होंने ज़बरदस्ती छापने का दबाव बनाया या जिन्होंने छापी। हुँ, ये सिर्फ़ डीएनए की देन है। हुँ, हुँ। तो इस तरह से अभी आप मुंबई में रहते हैं और फ़िल्मों के लिए लिखते हैं और डायरेक्शन का काम करते हैं। जी, 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 हुँ, जी। हुँ। अच्छा ये सब जो अभी आपकी नज़र से नए लेखकों की जो किताबें गुज़रती हैं हुँ, हुँ। उनमें कौन लोग हैं जो आपको थोड़ा-सा आकर्षित करते हैं? सच बताऊँ तो इरफ़ान भाई, जैसे मैंने कहा कि मुझे बचपन में पढ़ने नहीं दिया गया बड़े लेखकों को। तो ये जो मेरे पिछले 15 साल निकले हैं, 15 साल में मैं उन बड़े लेखकों को ही नहीं ख़त्म कर पा रहा हूँ कि मैं आगे बढ़ूँ। हुँ, मुझसे जनरली लोग कहते भी हैं और मैं बार-बार ये कहता हूँ कि यार बहुत कुछ अभी ऐसा पड़ा हुआ है, ये पढ़ लेता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। हुँ,
शायद वो आईटी की वजह से या इंजीनियरिंग का जो हम लोग का एक सिलेबस होता था, वो एक तरीका है पिछला काम खत्म करते हुए आगे बढ़ना, हुँ, एक पूरी प्लानिंग के साथ। तो हाँ, शायद दिमाग इसको मानता नहीं है कि पहले तुम कुछ 2022 में लिखा हुआ पढ़ लो और फिर तुम जानना 1922 में क्या लिखा गया था। तो अगर आप मेरे घर आएँगे तो 1900 की अर्ली जो छपी थी बुक्स, जो कभी छपी भी नहीं फिर 50 साल से, वो सारी भी आपको मिलेंगी। हुँ, वो मैंने खूब पढ़ा। हुँ, हुँ। तो नए राइटर्स का ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। हालाँकि बॉम्बे में जो नए राइटर्स आ रहे हैं लिखने, उनके लिए मैं उनसे कहूँगा कि मेरी किताब में एक शुरुआत में ही एक लेखक की ट्रायलॉजी लिखी है। हुँ, हुँ, बहुत छोटी-सी, उसको ज़रा पढ़ेंगे। हुँ, हुँ। उनके लिए वो बहुत ज़रूरी साबित होगी, और इसलिए नहीं कि उसको पढ़ के डर जाएँगे। उसको पढ़ के जैसे राइटर एन्जॉय कर रहा है वैसे ही एन्जॉय करें और अपना काम करेंगे, तब कामयाब होंगे। वाह! तो फिर ये तो बहुत अच्छे नोट पर हम लोग पहुँचे हैं, जिसमें हम किताब के पहले चैप्टर पर पहुँच गए, जहाँ पर नए लिखने वालों के लिए भी कुछ ऐसी रोशनी वहाँ मौजूद है। तो बहुत शुक्रिया हैदर भाई, आपने हमारे लिए इतना वक़्त दिया। आपकी किताब कल ही आई है और हम दुआ करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ये जल्द ही पढ़ने वालों के हाथों में आएगी और वो उनसे फ़ैज़ उठा सकेंगे। बहुत शुक्रिया। जी, जी, इरफ़ान भाई, आप लोग की दुआएँ रहें, आशीर्वाद रहे। वाक़ई बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार।